गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब लोग? आई होप तुम लोग सब लोग अच्छे होगे। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एल्कीन को कंप्लीट कर लिया था, है ना? तो इसके बाद का टॉपिक है हमारा एल्काइन। और आई होप तुमने वो सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम वहां से उसे देख सकते हो। ओके, तो चलो आज का टॉपिक हम एल्काइन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एल्कीन की तरह एल्काइन भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, और देखो, और एल्काइन का ये एक होमोलोगस सीरीज है, तो इसका एक जनरल फार्मूला होगा। तो देन जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। दूसरी चीज कि हमारा एल्काइन जो है ये अनसैचुरेटेड क्यों है, तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें चलो समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2। इसका क्या मतलब है? तो अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा, और उसमें से तुम 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 2n-2। ओके, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो कि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 - 2 2, तो C2H2। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। ओके, ये किसी एल्काइन का फॉर्मूला होगा। आई होप तुम समझ गए होगे। इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखो कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो देखो क्या होता है ना कि इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं दैट आर पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो बस इतना ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये रिएक्टिव है। इसका सोर्स क्या है? तो ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्रैकिंग से ऑब्टेन होता है। अब हम बात करते हैं इसके इस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाले डिफरेंट मेंबर्स की बात के बारे में। तो सबसे पहला मेंबर है इसका C2H2। ओके, जैसे कि मैं तुम्हें भी दिखाया था। देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए होगा। तो इसका जो पहला मेंबर है दैट विल बी नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 2, सो दैट कम्स टू C2H2। तो यही इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, और चूंकि ये एल्काइन है तो ये सफिक्स लेगा आइन, तो जिस वजह से इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इथाइन। और इसका एक कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, वो जरूर याद रखो, दैट इज एसिटिलाइन, एसिटिलीन, सॉरी एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम हुआ है इसका इथाइन, कॉमन नेम है इसका एसिटिलीन, ये जरूर याद रखोगे। और मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे देखो ड्रॉ किया हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और इस कार्बन के 3 वैले, अगर मान लो कि हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स बना देते हैं, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई है तो उसको हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी बची है, उसको हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? इथाइन हो गया। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है, बहुत ही फेमस है। कई बार क्वेश्चंस एसिटिलीन पे आते हैं, कॉमन नेम से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम्हें कॉमन नेम नहीं पता होगा तो सारी चीजें पता होने के बावजूद, सारे रिएक्शंस पता होने के बावजूद भी तुम उसको नहीं लिख पाओगे, है ना? तो इसलिए इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना। ओके, नाउ कम्स टू C3H4। तो C3H4 कैसे आया? तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? 2 × 3 - 2, सो विच कम्स टू C3H4। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना, 3 कार्बन की चेन ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में पता है एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है तो हाइड्रोजन लगा दिया एक,
इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है तो कुछ नहीं करना है, इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है तो 3 लगा दी। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया प्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन की चेन तो प्रोप और सफिक्स लेगा, क्योंकि ये एल्काइन है तो सफिक्स लेगा आइन, तो इस वजह से इसका नाम प्रोपाइन। नाउ कम्स टू C4H6, सिमिलरली तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, आईयूपीएसी नेम ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, 4 कार्बन की चेन बनानी है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और बाकी उसके फिर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ कम्स टू C5H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट और सफिक्स लेगा आइन। अब इसका स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का हमने 5 कार्बन की चेन बना देनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देने हैं और बाकी हर कार्बन की देख लेनी है कि कितनी वैलेंसी पूरी हो गई। अगर 4 वैलेंसी पूरी है तो ओके, अगर नहीं पूरी है तो उसको हाइड्रोजन से पूरी कर देना, ओके। तो ये हमारा C5H8 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नाउ कम्स टू आइसोमेरिज्म। तो हमारे सिलेबस में हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, तुम उसको वहां से भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर 2 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है पोजिशनल आइसोमर, दूसरा होता है चेन आइसोमर। देखो पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि जैसा वर्ड है पोजीशन, पोजीशन का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। क्या होता है, कार्बन चेन सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस इनके पोजीशन चेंज हो जाते हैं। किसके किसके, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के, सब्स्टिट्यूएंट्स के या फिर फंक्शनल ग्रुप के। पोजीशन चेंज होने से ये क्या कहलाते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, ओके। तो हम ब्यूटाइन की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, ब्यूटाइन में देखो कि 4 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। मैंने पहला जो ट्रिपल बॉन्ड है वो मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया है, ठीक है। इसके साथ एक ऐसे हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने। इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी, कुछ करना ही नहीं है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, CH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया। जो मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लगाया है वही ट्रिपल बॉन्ड यहां पे भी तो हो सकता है ना, यहां पे भी हो सकता है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसका नाम देखोगे तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए ना तुम इसका नाम भी अगर नेमिंग भी कर लेते तो बहुत इजीली समझ में आता है। 1 2 3 4, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C4H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है ना, 1 2 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन, C4H6। देखो इसका भी देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, 4 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, तो C4H6। दोनों जगह पे देख लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब इसका नाम देखो हम क्या करते हैं, और देखो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, मेन चेन में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी चेन है, ऊपर वाले भी में भी 4 कार्बन की चेन है, नीचे वाला भी 4 कार्बन की चेन है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। इसमें देखो इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 आइन है, जबकि इसका नाम 1 2 3 4, हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। तो ये ब्यूट 1 आइन है, ये ब्यूट 2 आइन है, मतलब इसमें जब डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो पहले कार्बन पे, इस पे डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरे कार्बन पे, तो पोजीशन चेंज हो गया है, इसीलिए दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स, ओके। तो ये मैंने ब्यूटाइन से क्यों स्टार्ट किया, मैंने इथाइन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, मैंने प्रोपाइन से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो देखो अगर हम इथाइन से स्टार्ट करेंगे ना तो क्या होगा कि उसका कोई तुम दूसरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते हो, कोई पोजीशन तुम ट्रिपल बॉन्ड की चेंज ही नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या, नहीं कर पाओगे। ये वाला केस देखो, ये मेरा इथाइन है, कोई पोजीशन में चेंज नहीं होगा। तुम इसका प्रोपाइन का केस देख लो, 3 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड को हमने लगा दिया, अभी नंबरिंग
अच्छा तुम बोलोगे कि फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। मैं तुमको वहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, देखना सेम ही आ जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे लगाया, देखो अभी जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है तो नंबरिंग इस तरफ से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी होती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाया तो नंबरिंग इधर से करनी होगी ना। तो अभी भी देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के बीच में, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के बीच में। तो दोनों जो है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है ना। दोनों क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। ओके, दोनों का नाम जो है वो सेम ही होने वाला है। अगर चलो मैं इस पे देखो एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, बस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, दोनों सेम ही फॉर्मूला है। इसका भी नाम हो जाएगा प्रो 1I और इसका भी नाम है प्रो 1। तो दोनों क्या है, एकदम आइडेंटिकल है, इसीलिए इनके कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि और कोई स्ट्रक्चर तुम बना ही नहीं सकते हो। करके देख लो, इमेजिन करके देख लो, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। अब हम बात करते हैं पेंटाइन की। ओके, तो पेंटाइन में देखो क्या होता है, 5 कार्बन की चेन होती है। तो मैंने अभी जो ड्रॉ किया है वो ब्यूटाइन के लिए ड्रॉ किया था। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं पोजिशनल आइसोमर, दैट इज फॉर पेंटाइन। तो पेंटाइन में होने क्या जा रहा है, 5 कार्बन की चेन बनेगी, है ना। दूसरी चेन भी बना लो, पहले स्केलेटन बना लो कार्बन के चेन की, 5 कार्बन की चेन होगी। एक बार हमने ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देना है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे इसके 2 पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की चेंज होगी। अच्छा तुम सोच रहे होगे कि आप यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, आप यहाँ पे लगा दो। तो देखो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो अभी देखो नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 4 5 इधर से करोगे। अभी नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे ना, क्योंकि लोवे क्या करना है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड्स को लोवेस्ट पोजीशन देनी है। तो इधर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। देखो अगर ये नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या होगा, यहाँ से तीसरा नंबर मिल जाएगा, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि हमें ऊपर से नंबरिंग करने से, इस तरफ से नंबरिंग करने से हमें सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, इधर से थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। तो हमें नंबरिंग ऐसे करनी होती है, IUPAC का रूल है कि नंबरिंग ऐसे करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन असाइन हो। ओके, तो ये होगा सही तरीका। तो अब तुम देखोगे कि ये दोनों एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो गए, तो इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है ना, एकदम आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जल्दी से अब हम इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 आइन, और इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आइन। तो क्या हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो चेंज है ना। इसमें फर्स्ट कार्बन के एंड सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यार तुम इसकी नेमिंग से भी देख पा रहे हो, है ना। दोनों का फॉर्मूला क्या है, C5H8 है, C5H8 है। कार्बन चेन जो है मेन चेन, उसके अंदर 5 कार्बन भी आ रहे हैं, दोनों में ही देखो 5, दोनों में ही देखो 5 कार्बन की चेन आ रही है, दोनों ही 5 कार्बन की चेन है, पर पोजीशन चेंज है। तो दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। नाउ कम्स टू चेन आइसोमर। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट जो मेन चेन की जो लेंथ होगी उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे वो बदल जाएंगे। ओके, तो जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे मान लो कि ये मेरा पेंटाइन, देखो ब्यूटाइन का ना कोई पोजिशनल आइसोमर चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो पेंटाइन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5।
तो देखो ये मेरे 5 कार्बन की चेन है। और दूसरा चेन कैसा हो सकता है 5 कार्बन की, तो इसमें हम 4 कार्बन की चेन बना लिए। एक मैंने कार्बन को ऐसे ब्रांच के फॉर्म में लगा दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमर हुए। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स लगाना है। मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है। अब देखो इस यहाँ पे तुम ट्रिपल बॉन्ड लगा नहीं सकते क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं। तुमने अगर और 2 बॉन्ड जोड़ दिया तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो तुमको ट्रिपल बॉन्ड लगाने का सिर्फ एक ही पोजीशन बचा हुआ है, दैट इज दिस। और ये यहाँ पे ही ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लग सकता है। तुम एक बार ब्यूटाइन का जो अपना चेन आइसोमर है वो ड्रॉ करने का ट्राई करना, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जब भी तुम ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे ना, अगर तुम चेन आइसोमर की बात करो तो वहां पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें दिखा दूं, जैसे मान लो कि ये 4 कार्बन की चेन है मेरी। मैं अगर इसको चेन आइसोमर बनाना है तो मुझे एक कार्बन को तोड़ के चेन को छोटा करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने मान लो ये कर लिया। अब तुम ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे कहाँ, ना तुम यहाँ पे लगा सकते हो ना तुम यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे लगा दिया तो ये कार्बन जो है, लगा के देख लो, 5 बॉन्ड बना लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए चेन आइसोमर्स इसके ब्यूटाइन के पॉसिबल नहीं है। ओके, CH। तो देखो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन, और इसका नाम हो जाएगा 1, चलो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। अच्छा, इधर से नंबरिंग क्यों की, इधर से नंबरिंग इसलिए किया क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को देते हैं। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो थर्ड पोजीशन में मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 3 मिथाइल। देखो अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर में आइसोमेरिज्म में कोई डाउट हो तो तुम प्लीज प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां से फिर तुम्हारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 3 मिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, है ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन हो गई, जबकि यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है, जबकि फॉर्मूला सेम है, C5H8 C5H8। चलो हमने काफी टाइम दे दिया है आइसोमेरिज्म पे, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लेक्चर वीडियो बना रखा है, बट स्टिल चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इथाइन की। तो इथाइन का जो जनरल कॉमन नेम है दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज C2H2, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, इथाइन एथ का मतलब 2 कार्बन, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2, सो दैट विल बी C2H2, है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, और इसका आईयूपीएसी नेम हुआ इथाइन। इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में लंबी लंबी चेन होती है उसको हम हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उसको हम प्रोसेस को क्रैकिंग करते हैं। तो बाय दैट प्रोसेस ये हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो कार्बन का कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है कि 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है किसी के साथ। और दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये हीलियम जैसा बनना चाहता है, और कार्बन जो है नियॉन जैसा बनना चाहता है। तो ये कार्बन क्या करता है कि जैसे कार्बन का अगर देखो कि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा कार्बन जो है उसके भी आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका भी, तो वो क्या करेगा, कार्बन कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग कर ली उन्होंने, है ना। तो जब उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है 3-3 इलेक्ट्रॉन की, तो आपस में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर कर लिया। तो यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके,
और दूसरा मैंने इसका स्ट्रक्चरल यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो मैंने कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, तो मैंने इसके ट्रिपल बॉन्ड्स बना दिए, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो मैंने उसको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ऐसे दिखा दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, हम लैब में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो करते क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन हमारा जनरेट हो जाता है। उसी का यहाँ पे लैब सेटअप दिया हुआ है कि ये देखो थिसल फनल है, इस थिसल फनल से यहाँ से वाटर डाला जाता है। पहले से इस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं, और यहाँ से इथाइन जनरेट होता है। और इथाइन को हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से क्यों कलेक्ट करते हैं। क्योंकि इथाइन जो है ना वो क्या करता है, एयर के साथ एक्सप्लोसिव मिक्सचर तैयार कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम एयर में कलेक्ट नहीं कर सकते इसको। दूसरी चीज ये है कि ये इथाइन जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ओके, तो इसीलिए हम इसको वाटर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, एयर से कांटेक्ट होगा नहीं तो एक्सप्लोजन होगा नहीं। ओके, अब इसका रिएक्शन देख लो होता क्या है। तो कैल्शियम कार्बाइड का हम रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन बन जाता है। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो होता क्या है, वो ये इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है और इसके ऊपर ये 2 प्लस का चार्ज है। ओके, तो ये कट गए और दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये CaC2 हो गया है। ओके, तो इससे ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन जनरेट होता है। जो भी मैंने कहा कि इसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से क्यों कलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और भी बात कि जब हम इस मेथड से कैल्शियम कार्बाइड को के मेथड से जब हम इथाइन जनरेट करते हैं तो उसमें गार्लिक स्मेल होता है। ओके, गार्लिक लाइक अटर होता है। तो इसमें इसकी वजह है फॉस्फीन और हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉस्फीन और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से इसकी जो स्मेल है वो गार्लिक लाइक अडर होती है। इसमें इम्प्योरिटीज होता है फॉस्फीन का और हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये याद रखना है, सवाल पूछा जा चुका है। दूसरा है कि क्या सिर्फ यही मेथड है, क्या और भी मेथड्स हैं प्रिपरेशन के लिए। हाँ, और भी मेथड्स हैं, जैसे कि हमने एल्कीन के अंदर पढ़ा हुआ था कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है। एल्कोहलिक KOH HCl को खींच के बाहर निकाल लेता है, या HBr को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है ना। हाइड्रोजन तुम्हारे हेलाइड्स को बाहर निकाल लेता है वो खींच के। तो वही चीज, सेम चीज यहाँ पे भी है, एकदम सिमिलर तरीका होने वाला है। कि देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लो कि ये मेरा CHBr, ये H है, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, वो HBr को बाहर निकाल लेता है। मतलब देखो यहां से Br और यहां से H, है ना। चलो, मैं अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, चलो हम इसको एक ही तरफ लिख देते हैं। ठीक, तो यहां से ये HBr को बाहर निकाल लेना है अल्कोहलिक KOH में। अगर यहां से HBr बाहर चला गया, इमेजिन करो ये HBr निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन की 3 बॉन्ड बने हुए, इस कार्बन की भी 3 बॉन्ड बने हुए, दोनों बेचारे अकेला ऑर्गेनिक की दुनिया में तनहा तनहा घूम रहा है, तो दोनों बेचैन रहेगा। दोनों ने क्या किया, चलो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, आपस में इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो ये इस तरह से हमारा इथीन बन गया। अब देखो, अब ये मत भूलो कि इसके पास एक और H है और एक और Br है, तो ये दोनों भी तो निकलेंगे ना, क्योंकि अल्कोहलिक KOH तो ये इसका मामा तो नहीं लगता जो इसको छोड़ देगा, है ना। तो इसको भी लेके जाएगा। अब जब इसको लेके गया तो इसके बीच में और एक बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड तैयार हो गया। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पे इथाइन, या हम इसको जिसको एसिटिलीन कहते हैं, वो प्रिपेयर हो जाता है। तो सर आपने कहा कि HBr जनरेट होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं KBr हो गया है। तो देखो बच्चों, HBr जो है एक एसिड है, जैसे HCl एसिड है, HBr भी एक एसिड है, वैसे HI भी एसिड है। ये एक एसिड हुआ और ये KOH क्या हुआ, एक बेस हुआ। तो दोनों जब क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो इसी वजह से KBr जो है एक हमारा सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन है। ये इससे क्या जनरेट होगा, KBr प्लस वाटर जनरेट होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे जनरेट हो गई। ओके, ठीक है।
तो इसका हमारा 2 मोल था, इसका 2 मोल था, दोनों से 2। तो यही रिएक्शन आगे हमने लिखा। तो होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो एसिटिलीन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एडिशन रिएक्शन की दिखाती है। क्यों? क्योंकि जैसे डबल बॉन्ड्स जो होते हैं सॉरी, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या होता था, एल्कीन में क्या होता था, एल्कीन में क्या हो रहा था, एडिशन रिएक्शन हो रहा था। तो एल्काइन में भी क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे तो देखो कि डबल बॉन्ड्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड था, जबकि यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड्स हैं, है ना। तो और यहाँ पे तो भर भर के एडिशन रिएक्शन होने वाला है। ओके, तो पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो क्या होगा कि देखो C2H2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, C2H6 बन जाएगा। मतलब ये मेरा इथाइन से इथेन बन गया। चलो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं तुम्हें। तुम्हें हो क्या रहा है, एक कार्बन कार्बन के बीच में मेरा एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो होना क्या है कि एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटेगा, ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, ये इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो ये देखो मेरा क्या बन जाएगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा एल्कीन बन गया। एल्कीन में फर्दर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ये रिएक्शन एल्कीन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि एल्कीन भी क्या करता है, वो भी एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये रिएक्शन रुकेगा नहीं और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CH3 CH3 बन जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए C2H6 बन रहा है। ओके, नाउ एडिशन ऑफ हैलोजन, सेम चीज होने वाली है कि देखो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अब यहाँ पे क्लोरीन आया, क्लोरीन आपस के इसके बॉन्ड टूट जाने हैं। तो ये अब इसका बॉन्ड टूट जाएगा, ये बेचैन हो गया। अब ये भी पाई बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, टूट जाएगा। अब ये क्लोरीन इसको मिल जाएगा, ये क्लोरीन इसको मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CH। अगर तुमने ना एल्कीन को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आनी, इससे कोई इजी चैप्टर नहीं होगा फिर तुम्हारे लिए, अगर तुमने एल्कीन को समझ लिया। अब फिर इसका तुम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से तुम्हारा क्या होगा, एक बार बॉन्ड टूटेगा ये और क्लोरीन क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। तो इतना सिंपल हमारा रिएक्शन है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 1,1 1,1,2,2 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरीन, टेट्रा क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन नाम हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमारा इथाइन था या एसिटिलीन था। अब जो ये रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। तो जब तुम इसमें से क्या करते हो कि कोई भी ऐसा जहाँ पे कि कोई भी ऐसे कंपाउंड्स पास कराते हो जिसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो उसमें क्या होता है, ब्रोमीन ऐड हो जाता है ना। तो वहां से ब्रोमीन रिमूव हो जाता है। अगर ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा तो ये कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ब्रोमीन ने रिएक्शन कर लिया है, और ब्रोमीन जो है वो एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो हम इससे समझ जाते हैं कि ये इसको इसीलिए हम अनसैचुरेशन का टेस्ट कहते हैं। ये हमें एल्कीन में भी मिलता है, ये एल्काइन में भी मिलता है। नाउ कम्स टू कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या करना है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देना है। तो तुमको मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन का वाटर बन जाएगा। वही चीज हुई है यहाँ पे। तो जनरली देखो जब क्या होता है ना, इसमें रिएक्शन में सूटी फ्लेम मिलता है। सूटी फ्लेम मतलब जैसे तुमने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है तो उससे धुआं निकलता रहता है, तो वो एक सूटी फ्लेम है। ओके, जैसे तुम्हारा गैस जलता है, ब्लूइश कलर जल रहा होता है ना, तो वो तुम्हारा सूटी फ्लेम नहीं हुआ, क्योंकि वहां से तुम्हें कोई धुआं नहीं दिख रहा है। जहां से तुम्हें धुआं दिख रहा है वो समझ जाओ सूटी फ्लेम है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कार्बन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, तो जनरली इसमें हमें सूटी फ्लेम मिलता है। तो अगर हम बहुत सारा एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर देंगे तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। तो कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और
हाइड्रोजन से वाटर। अगर मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, तो तुम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मत बनाना, ठीक है। बाकी रिएक्शन सेम होगा। ओके, तो जैसे वही लिखा हुआ है कि इफ एयर इज नॉट सफिशिएंट देन सूटी फ्लेम अपीयर्स। अच्छा, इसका मैंने यहाँ पे यूजेस नहीं लिखा है, तो यूजेस थोड़ा देख लेना कि इसका यूज क्या क्या होता है। तो एक तो देखो यहाँ से हीट जनरेट हो रही है, तो इसका हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग के लिए, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं इसको। वेल्डिंग के लिए यूज होता है। दूसरा, ये ना आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज होता है। ओके, और जैसे कि मान लो कि हमें फल को ट्रांसपोर्ट करना, तो अगर हम पके हुए फलों का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वो डिफिकल्ट होगा, है ना, रास्ते में खराब हो जाएंगे वो। तो हम क्या करते हैं, कच्चे फलों का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं और फिर हम एसिटिलीन से उसको पका देते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा दूसरा क्या यूज है, ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज होता है। ओके, साथ ही साथ कई सारे पॉलीमर्स बनाने के लिए एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो ये इसके दो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।